अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन, यूनिट नंबर 8, जो कि मैग्नेटिज्म के रिलेटेड है और बुक के पेज नंबर 204 पे गिवन है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जो कि घंटी का बटन होता है इसको लाजमी दबाएं ताकि मैं नई वीडियोस जो ही अपलोड करूं टाइमली आपको मिल जाएं और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी साथ जस्टिफाई करें। तो स्टूडेंट्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के क्लोज आती हैं या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। जैसे इस क्वालिटी को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक शील्डिंग करते हैं। लेट्स सपोज ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर इधर से भी एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर कर दें, इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी इधर से निकलेंगी, इसकी यहाँ से निकलेंगी। जो जो आप क्लोज करते जाएंगे तो ये लाइंस ऐसे प्रेस होती जाएंगी। इनकी डायरेक्शन पहले ऐसे थी फिर ऐसे होती जाएगी, लेकिन एक दूसरे के क्लोज नहीं आएंगे कभी भी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इनके दरमियान यहाँ पे हम स्पेस बना देते हैं। इस स्पेस को यूज करते हैं एज अ मैग्नेटिक शील्ड। इसका नॉर्थ साउथ इधर है तो दूसरे का अगर इसको साउथ कर देते हैं और इसको नॉर्थ कर देते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, या वो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो ही इंटरसेक्शन का पॉइंट करीब आएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करने शुरू हो जाएंगी और उसके दरमियान हम एक स्पेस बना लेंगे, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, व्हाई? मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, एक धागे के साथ लटका देते हैं और इसका एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है और हमेशा नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ पोल साउथ की तरफ होता है। ये क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें पहले अर्थ के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, अर्थ के हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट होता है। लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, ये समझ लें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और आगे से जब आउट होती हैं तो नॉर्थ से आउट होके साउथ की तरफ जाती हैं, फिर आगे साउथ में ऐसे यहाँ से अंदर जाके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती हैं। इट मींस कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसके अंदर से जा रही है और इसके बाहर से ऐसे निकल रही है। नॉर्थ से आउट हुई, ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर साउथ से जमीन के अंदर से इन हो गई। अगर हम मैग्नेट को यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो इट मींस कि आपने उस मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर दिया। अब ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ क्यों होता है और साउथ पोल की तरफ क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि यहाँ से जमीन के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो स्टूडेंट, इसकी जो डोमेन बन रही है इस डायरेक्शन में बन रही है। तो यहाँ पे अंदर से ये नीचे वाला साउथ है, इसका ऊपर नॉर्थ है, तो जमीन का साउथ इसके नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस कि ये जमीन का साउथ था, ये इसका नॉर्थ था, तो ये इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ऐसे फिर इन लाइन हो गया। ये जमीन का नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। आप एक मैग्नेट जब जमीन के ऊपर रखेंगे ऐसे, तो जमीन का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आप ऐसे रखेंगे तो इसका ये साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और ये ऐसे हो जाएगा। इट मींस इसका नॉर्थ भी इसके नॉर्थ में अलाइन हो जाएगा, इसका साउथ नीचे की तरफ आ जाएगा। ये लाइन ऐसे निकलेंगी, जमीन के अंदर से आएंगी और ये उसके ऊपर पड़ा होगा, तो इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और ये ऐसे था, फ्रीली सस्पेंडेड था, तो ऐसे आके इन लाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द न्यूट्रल जोन और फील्ड फ्री रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? न्यूट्रल जोन या फील्ड फ्री रीजन जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है वो क्या चीज होती है? तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो डायग्राम बनाई थी इसको यूज करते हैं। होता ऐसे है कि किसी भी मदरबोर्ड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड डाल दी जाए तो वो अपना काम स्लो कर देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो काम करते ही नहीं है। उनको मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए मैग्नेटिक शील्डिंग की जाती है। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो पड़ रही थी उससे उसको शील्ड किया जाए,
खुशहाल बना दी जाए, उसको बचाया जाए। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की हुई है, इसके गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है जो कि इस फील्ड से डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये बताया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लाइक पोज एक तरफ कर दिया, लेट्स सपोज इसका नॉर्थ पोल इधर था, साउथ इधर था, इस फील्ड का नॉर्थ पोल इधर कर देंगे, साउथ इधर कर देंगे। इट मींस कि सेम पोल एक तरफ कर दिए। जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जब रिपेल करेंगी तो यहाँ पे एक फील्ड फ्री जोन बन जाएगा। इट मींस कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे हो गई, एक दूसरे को धकेल दिया। तो इसको फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं और न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड का सेम पोल एक दूसरे की तरफ कर देंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और उसके नतीजे में जो जोन पैदा होगा उसको फील्ड फ्री रीजन भी कहेंगे और उसको न्यूट्रल जोन भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर? कोई ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर न रखता हो? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करें। तो स्टूडेंट्स जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, मूवमेंट में होता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होता है। इट मींस कि ये दो किस्म की मूवमेंट कर रहा होता है। एक मूवमेंट ऐसे कर रहा होता है, न्यूक्लियस के गिर्द पूरा सर्कुलर पाथ ले रहा होता है। दूसरी मूवमेंट अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है। जैसे एक बॉलर बॉल कराता है तो बॉल एक तो विकेट की तरफ जाती है, दूसरी वो घूमती घूमती जाती है। स्पिनर की बॉल अगर देखे ना तो वो स्पिन करके जा रही होती है, इसको कहते हैं स्पिनर, लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर। इट मींस वो बॉल को ऐसे स्पिन करके फेंकता है तो रास्ते में बॉल स्पिन भी हो रही होती है, फिर आगे की तरफ मूवमेंट भी कर रही होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के गिर्द भी ऐसे स्पिन हो रहे होते हैं और आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इवन के प्रोटॉन के गिर्द भी होती है, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, इसलिए वो नेग्लेक्ट हो जाती है, लेकिन ये मूवमेंट होती है। होता क्या है कि 3 किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में ये होता है कि दो एटम जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनकी ये जो मोशन होते हैं एक दूसरे के रास्ते में रुकावट डालने शुरू होते हैं। क्योंकि ये भी स्पिन हो रहा होता है और सर्कुलर पाथ ले रहा होता है, उसका एटम भी आता है, वो भी ये सेम काम कर रहा होता है, तो एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें डालने शुरू हो जाते हैं। इसकी मूवमेंट ऐसे थी तो उसकी ऐसे हो जाएगी। इट मीन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये फील्ड एटम के अंदर होती है लेकिन नेट फील्ड 0 हो जाती है। पैरामैग्नेटिक में ये फील्ड थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन उसमें रुकावट थोड़ी बहुत होती है, इसलिए वो भी फुल मैग्नेट नहीं बन सकता। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में इनकी लाइन ऑफ फोर्स 1 होती है, इसलिए वो ऐड हो जाती है, नेट फोर्स 0 से ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट तो नहीं बनता, लेकिन उसके इंडिविजुअल एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड ना होती हो। ये और बात है, उनकी मूवमेंट और दूसरे के एटम के साथ इंटरेक्शन की वजह से वो मैग्नेट नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्रोटॉन इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल एंड स्पिन लाइक एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये स्पिन भी करता है जैसे इलेक्ट्रॉन करते हैं। व्हाई इट्स इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड इन स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म की स्टडी में इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसी डायग्राम की तरफ आते हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज की थी। ये एक एटम है, इसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। प्रोटॉन की जो मूवमेंट है सिर्फ स्पिन मूवमेंट है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन दो किस्म की मूवमेंट कर रहा है, एक मूवमेंट अपने एक्सिस के गिर्द कर रहा है और दूसरे न्यूक्लियस के गिर्द कर रहा है। यानी कि एक रोटेटरी पाथ ले रहा है अपने एक्सिस के गिर्द और एक सर्कुलर पाथ ले रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। तो स्टूडेंट्स इट मींस कि इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा हो गया। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब ये है कि ये एक एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये मूवमेंट प्रोटॉन के अंदर नहीं है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जकड़ा हुआ है, उसके अंदर फंसा हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसने इसको फंसा के रखा हुआ है, इसलिए ये स्पिन तो हो रहा है अपने एक्सिस के गिर्द लेकिन ये वाली मूवमेंट नहीं ले रहा। इस वजह से इसकी
जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पैदा जरूर होगी, लेकिन इतनी कम होगी कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी वैल्यू तकरीबन 0 हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेनन एक्सप्लेन। मैग्नेटिक रिवर्सल फिनोमेनन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको जब रिवर्स कर दिया जाए, इट मीन नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ नीचे है, तो साउथ को ऊपर ले जाए और नॉर्थ को नीचे ले जाए, तो इट मीन कि ये एक मैग्नेटिक रिवर्सल हो गया है। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जमीन के अंदर जो कोर है, उसके अंदर जो मोल्टन आयरन है उसकी और जमीन की जो मूवमेंट है इसकी वजह से पैदा होती है। अब हजारों साल में एक दफा ये केस हुआ होगा, ये भी कुछ रॉक्स के सैंपल को लिया गया, उनको टेस्ट किया गया और उससे एक नतीजा अखज किया कि कभी हजारों साल में ऐसे हुआ होगा कि मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ होगा। ये कैसे हुआ होगा कि जमीन का जो आउटर कोर है उसके अंदर जो मोल्टन आयरन होता है उसने अपनी डायरेक्शन इधर से उधर चेंज कर ली हो। जमीन के अंदर समझ लें कि ये पिघली हुई हालत में है, तो जमीन की मूवमेंट इस हिसाब से हुई हो कि ये लावा इधर था तो इस तरफ हो गया हो, उस वजह से ये मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ हो, नॉर्थ पोल नीचे आ गया हो और साउथ पोल ऊपर आ गया हो। मेरे हिसाब से ऐसे हो नहीं सकता, अगर हुआ भी तो ये कोई हजारों लाखों साल में एक दफा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द अर्थ स्पिन अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस इंस्टेड ऑफ इट्स मैग्नेटिक एक्सिस एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, जमीन ऐसे गोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये इसका इक्वेटर बनता है और ये पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जमीन ऐसे रोटेट करती है, इस तरह इधर से आती है ऐसे, लेकिन जमीन का जो मैग्नेटिक पोल है वो इस तरह है 11.3 डिग्री, थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये जमीन का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका इक्वेटर है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। जमीन का जो नॉर्थ और साउथ पोल है बेसिकली इसके साइज के हिसाब से, इसके मैस के हिसाब से और इसके मैस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से सेट है। लेकिन जमीन के अंदर ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है ये इस वजह से है कि जमीन के अंदर जो मोल्टन आयरन है जो उसके आउटर और इनर कोर में है उसकी मूवमेंट की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो गया है। लेकिन जमीन का मैस चूंकि ज्यादा है, ये मैसिव है, उसके अंदर जो मोल्टन आयरन है इसके मैस के हिसाब से वो कम है, इसलिए बड़े मैस की वैल्यू ज्यादा होती है, छोटे की कम होती है। जमीन बड़े मैस की वजह से अपने साइज के हिसाब से अपने आप को इस नॉर्थ के ऊपर एडजस्ट करती है और अपनी रोटेशन इसके हिसाब से करती है। और ये जो नॉर्थ होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, इसके ऊपर अगर छोटा ऑब्जेक्ट रखें जैसे मैग्नेट तो वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जमीन चूंकि बड़ी है अपने साइज और मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसको फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई द अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर नॉट कोइंसिडेंट एक्सप्लेन। जमीन के ऊपर जो नॉर्थ अलग-अलग से हैं, एक जियोग्राफिकल है और एक मैग्नेटिक है, इनकी जो लाइंस हैं कोइंसिडेंट क्यों नहीं है, एक दूसरे से इन लाइन क्यों नहीं है, एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को दोबारा देखते हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में यूज की थी। अब देखें, ये जमीन का नॉर्थ है जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब ये नॉर्थ बेसिकली जमीन के साइज और मास डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी स्पिन मूवमेंट की वजह से है, और ये जो है जमीन के अंदर जो मोल्टन आयरन उसके इनर और आउटर क्रस्ट में मौजूद है उसकी वजह से है। तो स्टूडेंट, ये दो अलग-अलग सिस्टम है जो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये कोइंसिडेंट नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है बेसिकली उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये मूवमेंट दो किस्म की होती है, पहली होती है स्पिन मूवमेंट जो कि अपने एक्सिस के गिर्द करते हैं, और दूसरी होती है इसकी सर्कुलर मूवमेंट जो कि न्यूक्लियस के गिर्द करते हैं। तो दो किस्म की मूवमेंट होगी। जब ये इंडिविजुअल एटम होता है इसके अंदर ये मैग्नेटिज्म जनरेट हो रही होती है, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन एक तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, दूसरा इस न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ ले रहा होता है। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं इनकी मूवमेंट एक दूसरे को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है। लेट्स सपोज इसकी मूवमेंट ऐसे थी, इसकी मूवमेंट ऐसे है, बेसिकली ये जा रहे इसी डायरेक्शन में है लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इट मींस आगे जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहेंगे और सही तरह से मूवमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे। इट मींस इनके अंदर जो डोमेन पैदा हो रही है वो इस तरह हो रही है, स्ट्रेट लाइन में पैदा नहीं हो रही, और नेट फोर्स इनकी 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, मच हायर नहीं है। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होती हैं जैसे डायमैग्नेटिक, उनमें तो ये मूवमेंट ही बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ होती है, ये तो आगे जाते ही नहीं है, इनकी डोमेन बनती नहीं है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इनमें थोड़ी बहुत डोमेन बनती है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है, इसकी भी ऐसे है,
इट मीन्स कि ये एक डायरेक्शन में जब दो आइटम चल पड़ेंगे उनकी डोमेन बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उनकी जो नेट फोर्स है 1 से बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी। इस वजह से इनमें पहला डिफरेंस ये है कि ये इस बिहेवियर की वजह से ये जो मटेरियल है मैग्नेट इनको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक है वो चूंकि बिल्कुल एक डोमेन उनकी सीधी है इसलिए मैग्नेट उनको बड़ी तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इनके अंदर जो डोमेन पैदा होगी 0 से ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ पैरामैग्नेटिक की, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में इनकी नेट फोर्स 1 से काफी ज्यादा होगी। उस वजह से इनकी परमिएबिलिटी भी कम होगी जो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये 3 डिफरेंस हैं जिसकी वजह से जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो ज्यादा तेजी से मैग्नेट बनते हैं, नेट फोर्स बहुत ज्यादा होती है, परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। जो पैरामैग्नेट होते हैं इनको मैग्नेट अपनी तरफ बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं करता, इनकी नेट फोर्स भी 0 से थोड़ी बहुत ज्यादा होती है और इनकी परमिएबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है एट व्हाट फैक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनाया है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेटिक मटेरियल की कॉइल होती है, उसको ऐसे स्प्रिंग की सूरत में बना दिया जाता है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इलेक्ट्रिक करंट आई की सूरत में गुजरता है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके गिर्द घूमती है। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कब बनती है, जब इस मटेरियल ने करंट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत दी हुई होती है। इट मींस उसकी परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये करंट को अपने अंदर फ्लो करने देगा। तो पहला फैक्टर ये हो गया, इसकी जो परमेबिलिटी है जितनी ज्यादा होगी उतना ही करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है इसको बनाने के लिए वो कौन सा है। अगर आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो कि फेरोमैग्नेटिक का हो तो इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो लो फेरोमैग्नेटिक में होगा तो उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को तेजी से पास करने दे वो यूज करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी, तो तब भी इसकी परमेबिलिटी भी हाई होगी। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर ये हो गया कि इस कॉइल के अंदर आपने जितने टर्न्स दिए हैं, जितने ज्यादा इसके अंदर टर्न देंगे उतनी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी क्योंकि उसको सर्कुलर पाथ ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट आता है करंट का जो एम्पेयर होता है, जितने ज्यादा एम्पेयर का करंट देंगे उतनी ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। लेट्स सपोज आपने 2 एम्पेयर का गुजारा है तो कम होगी, लेकिन अगर इसके बजाय 3.5 या 4 या 5 एम्पेयर का करंट गुजारेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट आता है कॉइल की लेंथ, जितनी कम लेंथ होगी और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी। लेट्स सपोज आपने नंबर ऑफ टर्न दिए 50 और लेंथ थी 1 मीटर, दूसरी कॉइल थी जिसके नंबर ऑफ टर्न 50 ही थे, सेम थे, लेकिन कॉइल की लेंथ थी हाफ मीटर। इट मीन जो हाफ मीटर वाली कॉइल है नंबर ऑफ टर्न उसकी लेंथ के हिसाब से ज्यादा हो गए, इट मीन उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी। लेकिन 1 मीटर की जो लेंथ थी उसको आपने 50 टर्न दिए, उसकी फील्ड हाफ मीटर की फील्ड से कम होगी। नेक्स्ट है जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल रखेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शनल इसका ये है, लेकिन एक ऐसे बना देते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल इससे छोटा है, ये क्रॉस सेक्शनल इस क्रॉस सेक्शनल से छोटा है, यहाँ पे थोड़ा जनरेट होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 सोलिनॉइड प्लेस नियर ईच अदर। 2 सोलिनॉइड को एक दूसरे के सामने प्लेस करें और उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करें। फेसिंग पोल्स टू ईच अदर, नेक्स्ट फेसिंग अपोजिट पोल्स टू ईच अदर। 2 सोलिनॉइड आपने आमने सामने रखने हैं, इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट कर लेनी है। पहला का क्या होगा कि सेम पोल एक तरफ होंगे, दूसरे के अपोजिट पोल एक तरफ होंगे। ये स्टूडेंट आपकी अपनी एक्टिविटी है, आप एक पेपर लें, उसके ऊपर 2 सोलिनॉइड बनाएं, उनकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करें। तो स्टूडेंट्स इस तरह की डायग्राम बनेगी। अगर सेम पोल एक दूसरे की तरफ रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ रखेंगे तो इस तरह की डायग्राम बन जाएगी। तो ये आपने बना लेनी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।